दोस्तों नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत पंडित आपका स्वागत कर रहा हूँ तत्काल टाइम न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक हरा भरा गार्डन की हम सैर कर रहे हैं। और कोरोना लॉकडाउन 3 के पहले दिन आज हम विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं समाज सेवी और शहर के जाने माने नाम श्री देवेंद्र दुग्गी जी के साथ। और दुग्गी जी आज आप आपकी स्क्रीन पे हैं। सर, आपका स्वागत है। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हम चले सबसे पहला सवाल आपसे ही पूछना चाह रहे हैं सर। कोरोना लॉकडाउन में पूरे विश्वव्यापी आर्थिक स्थिति में मंदी का दौर आने वाला है। इस दौर से निपटने के लिए विश्व जो उपाय करेगा वो करेगा। आपको क्या लगता है कि भारत को इससे निपटने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? पंडित जी, भारत कोई विश्व से अलग तो नहीं है। जी विश्व के भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ आजकल समायोजित हो चुका है। जी तो जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें जो चेंजेस आते हैं, जो फ़र्क होते हैं, उनका फ़र्क भारत की अर्थव्यवस्था पर पहले नज़र आने लगता है। जी ये फ़र्क पुराने समय में इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि हमारी भारत की अपनी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी थी जी और हमारी डिपेंडेंसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे कम थी कंपेरेटिवली। पर आज की तारीख में ये नहीं है। फॉर एग्जांपल फ्यूल है, तो फ्यूल तो पूरा आयात होता है। जी तो जी इस ऐसी कई चीज़ें हैं। पर बहरहाल हमें जो अपना काम करना पड़ेगा, एक तो हमारे प्रोडक्टिविटी लेवल्स को ऊंचा करना बहुत ज़रूरी जी है, नंबर एक। नंबर दो, स्किल्ड लेबर की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में जो लेबर हैं हमारे, जो गांव से आते हैं, वो सीखते हैं फिर चले जाते हैं। मतलब ये माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। जी जी इस माइग्रेशन को अगर हम रोक पाए तो जी। इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आपने लेबर की बात करी तो बीच में टोकना चाहूँगा। जो जिस हिसाब से रोज़ खबरें आ रही हैं, मेरे ख्याल से शायद ही कोई दिन छूटता हो जब खबर नहीं आती कि प्रवासी मजदूर इधर से उधर जा रहे हैं, बड़ी विषम स्थितियों में जा रहे हैं। तो ये जो एक महाप्रस्थान का दौर चल रहा है, ये बाद में उद्योग को कितना तकलीफ देगा जब पूरा सामान्य स्थिति आ जाएगी? क्या मजदूरों की कमी हो जाएगी? क्या लेबर क्लास जो है ढूंढने से नहीं मिलेगा? ये समस्या की क्या निजात होगी? ये एक्सोडस ऑफ लेबर जो हो रहा है, जी जैसे यहाँ से लोग इतनी बड़ी तादाद में जा रहे हैं, विशेष तौर पे बड़े शहरों में जहाँ पर आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। इंदौर के आसपास फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ इंदौर का किस्सा नहीं है, ये जी सूरत का है, ये अहमदाबाद का है, ये बॉम्बे का है। हर जगह का यही किस्सा है। तो इतने सारे, क्योंकि आपको भी पता है, सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे काम करने वाले लोग गाँव के क्षेत्र से आते हैं। जी जी किसी प्रदेश का नाम लेना उचित नहीं है, पर फिर भी हमारे बहुत मजदूर वर्ग हमारे बहुत सारे गांव से आते हैं। ये लोग सब जा रहे हैं और इनके वापस आने, इनको वापस लाना जी और फिर से इनका ओरिएंटेशन प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्हें डालना, ये बहुत बड़ी समस्या एक आने वाली है। और इसका एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि जो भी नए लोग आएंगे उनको सही ट्रेनिंग दे करके फिर समायोजित करें, तो उसका फ़ायदा मिलेगा। पर उतना समय हमारे पास उस समय शायद नहीं रहेगा, ये एक मुश्किल है। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट ये होने वाला है कि अब जो कॉस्ट ऑफ लेबर है वो ट्रेमेंडसली बढ़ जाने वाली है, स्पेशली शहरों के आसपास के क्षेत्र में। आने वाले समय में ये होना बहुत जी अवश्य जी संभावी जी है। लेबर को कॉन्फिडेंस दिलाना तीसरा बहुत मुश्किल काम है। अभी जिस तरह से लोग, जिस परिस्थितियों में लोग गए हैं, जी जी उससे उन्हें लौटने में डर, और कोरोना का डर तो है ही है, पर उसके अलावा उनकी अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन का जो डर है वो जी भी बहुत बड़ी चीज़ है। एक बहुत बड़ा सबक भी है इससे। जितने ज़्यादा मजदूर ऑर्गेनाइज तरह से काम करेंगे, जी 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 मतलब बजाय इसके कि हम उन्हें डेली लेबर की तरह ट्रीट करें, बल्कि उन्हें बाकायदा रजिस्ट्रेशन करके गवर्नमेंट के साथ नियम से काम करेंगे, उतना उन्हें ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि सर, जो इससे बीच में क्या आपको टोकना चाह रहा हूँ, इससे एक सवाल उठता है कि भारत सरकार या प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, अभी लॉकडाउन जो छोड़ने की नीतियां हैं और भविष्य में जो आर्थिक नीतियां आएगी, उसमें किस प्रकार की सहभागिता रहेगी इनके कल्याण के लिए, या सरकार को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से इनके लिए? नहीं, मज़दूरों के लिए तो एक, देखिए, हमारा बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है। जी और प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट कोई डायरेक्ट बेनिफिट देना इतना आसान नहीं होता, और दे भी नहीं सकती। जी लेकिन जो मज़दूर गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है या जो रजिस्टर्ड होने वाले हैं, उन सब को अगर गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर की अपनी लिमिटेशंस भी हैं, जी वो जी उतनी, क्योंकि कॉस्ट भी बियर करना है, कितनी कॉस्ट उठा सकते हैं, तो उन्हें सिक्योरिटी देना एक बहुत जी बड़ा काम है। मसलन कभी उनका जॉब चला जाए तो उन्हें भत्ता मिलता रहे, जी जी ताकि उनको इस बात का डर नहीं रहे कि उनका जॉब चला गया। इसके अलावा जैसे जो मेडिकल लेवल पर, मतलब जी जी उनके मन में कॉन्फिडेंस लाने के लिए जी कि उनकी केयर की जा रही है, उसमें भी गवर्नमेंट को सहभागी बनना चाहिए।
इसके अलावा तीसरा ये लोग कर सकते हैं कि जो लेबर है उसको एक स्पेशल तरह की ट्रेनिंग देकर के उन्हें बेहतर काम के लिए एम्प्लॉय किया जा सके, उसमें करना चाहिए। और बहुत बड़ा काम इन्हें करना चाहिए कि जहाँ जहाँ भी कहीं ऑटोमेशन संभव है इंडस्ट्री में, वहाँ वहाँ गवर्नमेंट को इंडस्ट्री को सपोर्ट करके ऑटोमेशन को लाना चाहिए। यकीनन ये जो मुझे लगता है आपके जो सुझाव है या आपके विचार है, शायद सरकार इसको अप्लाई भी करे, उनकी निजी निगाहों में भी हो। सर, छोटे छोटे दो सवाल और हम आपसे जान लेते हैं। कोरोना लॉकडाउन को आप भी समय व्यतीत कर रहे हैं, हम भी व्यतीत कर रहे हैं। इन दिनों 40 दिनों में क्या बदलाव आपने देखा सामाजिक ज़िंदगी में आया है? कुछ पॉइंट हमें बताना चाहेंगे आप? पंडित जी, ये जो 40 दिन से ये खुद के सिंहावलोकन के, खुद के अपने रिव्यू के दिन थे। जी। एक तरह से काम जितना हुआ हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि हम लोग मेरे ख्याल से आध्यात्मिक स्तर पर बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत है। जी। लोगों के विचार बदलने वाले हैं, बदल रहे हैं। हम सब लोग यहाँ पर ऐसे ह्यूमन बीइंग हैं और उसी तरह से हम लोग एक दूसरे को ट्रीट करना सीखें। जी। जो अमीर गरीब का भेदभाव था ना, वो ऐसी परिस्थितियों में कम होता है। जी। जी। पहले वो बड़ा ज़्यादा दिखता था, अब पहले से कंपेरेटिवली कम दिखता है। जी। लोग एक दूसरे के दुख में सहभागी होते हैं, तो ये तो इसका एक पहलू है। पर मैं एक सभी लोग कहते भी हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है कि जिस तरह की आस्था जी। हम लोग जिस तरह की आस्था में हम लोग थे, भगवान में, अल्लाह में, या जीसस क्राइस्ट में, या जो भी हमारी आस्था थी, वो आस्था डामाडोल होती नज़र आती है। जी। जी। क्योंकि हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग सब ये मानते हैं कि भगवान ने ये सब ठीक कर दिया या कर देगा, लेकिन उस प्रार्थनाओं के बावजूद इतना कुछ घटित हो रहा है, तो डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ कि लोगों को इस तरह की आस्था में भी कहीं ना कहीं समस्या आएगी। जो हमारी प्रथाएं थी, मंदिर जाना था, या जिस तरह से हम लोग व्यवहार करते हैं, जी। वो सब में भी चेंजेस आने शुरू, सामाजिक तौर पे इसका बहुत बड़ा असर है। हाँ सर, आपने अपने काम काज के सिलसिले में काफ़ी टूर करे हैं, यूरोप अमेरिका आप गए हैं, और कोरोना वायरस की महामारी में सबसे ज़्यादा प्रभावित यूरोप और अमेरिका ही है। तो चलते चलते हम सवाल आपसे, ये आखिरी सवाल इसी में जानना चाहेंगे। अमेरिका में शायद आज आखिरी डिटेल में देखा तो 68,000 करीब मृत्यु का आंकड़ा था, और संक्रमित तो वहाँ लाखों में हैं। तो अमेरिका जो विश्व शक्ति कहलाता था, यूरोप जो कि आधुनिक विज्ञान का, आधुनिक संस्कृति का एक जो केंद्र हुआ करता था, कोरोना वायरस की महामारी के बाद में क्या परिदृश्य है वहाँ? दोनों हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सामाजिक तौर पर भी हर जगह बहुत बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। जी। पर सबसे बड़ा जो चेंज है वो हो गया है लोगों की सोच में। जी। जी। ये लोग जो अपने आप को बहुत ही मतलब विकसित और महान मानते थे, जी। जी। उनके काम करने के तरीके, उनकी लापरवाही ने इनको बुरा रूप दे दिया। लापरवाही का मतलब है जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना। जी। ऐसे, और ये उन्होंने देरी से डिसीजन लिए। तो मेरे ख्याल से सरकारों को बहुत एक्टिव होना पड़ेगा आपसे, और इस तरह की पेंडेमिक्स, महामारी जो भी आती हैं, उसको सीरियसली लेना सीखना पड़ेगा। काम तो हो रहा है, काम फिर शुरू हो जाएगा। आदमी कभी, हमारी सभ्यता ऐसे पेंडेमिक से विनाश सभ्यता का नहीं हो सकता है। जी। जी। तो सभ्यता का विनाश अगर होता है तो खाली प्रकृति के कारण होता है, हमारे इस तरह की महामारी से नहीं होता। ईश्वर ने ऐसे बनाया है, तो आदमी फिर उठ खड़ा होगा, फिर काम शुरू हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे सबक हमको सबको सीखने को मिले हैं, इंक्लूडिंग यूरोप, अमेरिका। उम्मीद करते हैं हमारे साथ रहेंगे ये सबक बहुत दिनों तक। चलिए, मतलब कुछ ना कुछ विश्व परिदृश्य में बदलाव आएगा, और हम उम्मीद करें कि वो बदलाव जो है सकारात्मक, पॉजिटिव रहे, और कोरोना महामारी से इस विश्व को निजात मिले। सर, आपने हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी।